मित्रों, अपने प्रिय कवि मंगलेश डबराल को स्मरण करते हुए हम सब यहाँ एकत्रित हैं और अपने बहुत प्रिय कवियों से प्रायः उनकी कविताओं के जरिए ही हमारा परिचय होता है। तो प्रणाम कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर हो गई जाने में। आ गया मैं। बिल्कुल, अपने प्रिय कवियों से भी प्रायः उनकी कविताओं के जरिए ही हमारा परिचय होता है। उनसे कविताएं ही वह सेतु हैं जिनसे हमारा उनसे संबंध बनता है। मंगलेश डबराल की कविताओं से तो हम सब परिचित नहीं, आज जबकि दैहिक रूप से उनकी उपस्थिति हमारे बीच नहीं है। नेहरू की काव्य पंक्ति को उधार लेकर कहें तो स्मरण में है आज जीवन। मंगलेश जी के जीवन के बारे में पहले कुछ बात कर लें। 16 मई 1948 को टिहरी जिले के काफलपानी में उनका जन्म हुआ और देहरादून में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 68 प्रतिपक्ष के बाद भोपाल में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से जुड़े पूर्वाग्रह पत्रिका से उनका जुड़ाव रहा। इलाहाबाद में वीरेन लंगवाल के साथ अमृत प्रभात समाचार पत्र से जुड़े और इस तरह से बाकायदा पत्रकार जीवन का आरंभ किया। 1983 में जनसत्ता से जुड़े, जनसत्ता से जुड़कर दिल्ली गए, बाद में राष्ट्रीय सहारा और पब्लिक एजेंडा से भी जुड़े रहे। लगभग 3 वर्षों तक नेशनल बुक ट्रस्ट से भी संबद्ध रहे। पत्रकार जीवन 6 कविता संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, तो देखते हैं आज ये जगह है, युग में शक तथा स्मृति दूसरा समय है। इसके अलावा प्रतिनिधि चयन में कवि ने कहा श्रृंखला में एक चयन है और दूसरा कमल प्रकाशन की प्रतिनिधि कविताओं की श्रृंखला में चयन है। आवाज भी एक जगह है का इतालवी में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी में अनुदित कविताओं का एक संकलन दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट शीर्षक से आया। गद्य की 4 पुस्तकें, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, एक बार आयोवा और एक सड़क एक जगह। इसके अलावा 15 वार्ताओं का भी एक संकलन उपकथन शीर्षक से आया। इनकी कविताओं के कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए और खुद मंगलेश दा ने तमाम महत्वपूर्ण विदेशी कवियों के अनुवाद किए। ब्रेक, नेरुदा, ताजो रुदेवी, एर्नेस्टो कार्डिनाल, इन सब के अनुवाद किए और इनकी कविताओं को हिंदी के पाठकों के लिए प्रस्तुत किया। राय का जो उपन्यास आया द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, तो इसका अपार खुशियों का खजाना शीर्षक से हिंदी में अनुवाद संभव किया और
बांग्ला के हमारे बहुत तेजस्वी कवि नवारुण भट्टाचार्य की कविताओं का भी अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया। साहित्य अकादमी के लिए विश्व कविता से एक चयन तैयार किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि मंगलेश दा की हिंदी और हिंदी से इतर तमाम भाषाओं या कहें कि विश्व कविता में आवाजाही थी और उन्होंने हिंदी के पाठकों के लिए विश्व कविता को संभव बनाया, प्रस्तुत किया। तमाम सारे पुरस्कारों से अलंकृत हुए। पहल सम्मान, दिल्ली अकादमी, साहित्य अकादमी, दिल्ली अकादमी, एक प्रतिबद्ध लेखक की गरिमा से दीप्त रहे। इस शासन सत्ता के विरुद्ध जो हिंदी लेखकों का पुरस्कार वापसी का निर्णय हुआ, उसमें वह आगे रहे और उन्होंने उसमें भाग लिया। अभी पिछले दिनों 9 दिसंबर को यह इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए उनका निधन हुआ। मंगलेश दा को हिंदी कविता की एक जिद्दी धुन भी कह सकते हैं। कविता के बारे में एक जगह उन्होंने कहा है कि अपनी कविताओं से मुझे प्रायः असंतोष रहा है, लेकिन तब वह क्या था जो मैं कहना चाहता था? शायद यह कि जो कुछ मैंने लिखा उस सब से परे खिसका करके एक उस तरह की रचना करूं जिसमें जीवन अपनी संपूर्णता में सारे तत्वों के साथ हो, जैसे उसकी रचना पहली बार हुई हो और जो बड़ी आकस्मिकता से निर्मित हुई हो। मंगलेश दा कहते हैं कि मुझे ऐसी कविता पसंद है और मैं ऐसी ही कविता खुद भी लिखना चाहता हूं जो न मुझे चैन से रहने दे और न मेरे साथ खुद चैन से रहे। फिर एक जगह वो कहते हैं कि कविता पूरा जीवन, पूरी सच्चाई, समूची नैतिकता मांगती है। कविता के लिए मुझे लगता है कि एक जुनून बहुत जरूरी है। अपना एक पूरा जीवन कविता को देने वाले, अपना पूरा जुनून कविता को समर्पित करने वाले मंगलेश दा को हम सश्रद्ध भाव से याद करते हैं। और जैसा कि मंगलेश दा के कविता संकलन का शीर्षक ही है कि आवाज भी एक जगह है, मंगलेश दा की आवाज वह जगह थी जहां हिंदी कविता की बेचैनी सुरक्षित रहती थी। आज जब वो आवाज थम गई है, मंगलेश दा के समकालीनों और उनकी परवर्ती पीढ़ी की कविताओं की आवाजों में मंगलेश दा उपस्थित हैं और रहेंगे, बल्कि कहें तो अपनी अनुपस्थिति में और भी ज्यादा गहरे उपस्थित रहेंगे इन आवाजों में। फिलहाल मंगलेश दा की ये कविता से मैं मंगलेश दा को याद करने का ये सिलसिला बाकायदा शुरू करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्पर्श बचा रहे, वह नहीं जो कंधे छीलता हुआ आतताई की तरह गुजरता है, बल्कि वह जो एक अनजानी यात्रा के बाद धरती के किसी छोर पर पहुंचने जैसा होता है,
मैं चाहता हूं स्वाद बचा रहे, मिठास और कड़वाहट से दूर। जो चीजों को खाता नहीं है, बल्कि उन्हें बचाए रखने की कोशिश का एक नाम है। एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है। एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है। मसलन यह है कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूं इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। सड़क पर जो नारा सुनाई दे रहा है, वह बचा रहे अपने अर्थ के साथ। मैं चाहता हूं निराशा बची रहे, जो फिर से एक उम्मीद पैदा करती है अपने लिए। शब्द बचे रहें, जो चिड़ियों की तरह कभी पकड़ में नहीं आते। प्रेम में बचकानापन बचा रहे, कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा। मंगलेश दा यही चाहते थे, और उनकी इस इच्छाओं का सम्मान, यह सब निश्चय ही परवर्ती पीढ़ी का दायित्व है। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं अपने युवा साथी मृत्युंजय को आमंत्रित करता हूं। मृत्युंजय अपनी बात रखें। साथी मृत्युंजय। शुक्रिया विवेक जी, विनोद जी और अन्य वसंत जी, उमेश भाई। जब जख्म हरा हो बहुत तो उसके बारे में बोला जाता नहीं, मतलब बोलना मुश्किल होता है। मतलब ये है कि अभी तो हाल फिलहाल मिले थे, बातें हुई थी और प्रदर्शनों में मिले थे, धरनों में मिले थे, तो ऐसे याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। और निश्चित रूप से और जो हमारे वरिष्ठ और दोस्त भी हैं वो ज्यादा बेहतर तौर से उनको याद कर पाएंगे, कर सकेंगे। उनके अनुभव भी ज्यादा हैं। विनोद जी खास तौर पे हमारे साथ हैं। मुझे दो बात कहनी है कुल मिला के, और जब थोड़ा ये दुख थमेगा तो और इस पर सोचा जा सकता है। एक तो ये है कि मंगलेश जी एक थॉरो डेमोक्रेटिक आदमी थे, बेहद लोकतांत्रिक आदमी। कभी उन्होंने मतलब ये जो आमतौर पर हम देखते हैं एक मनहूसियत, बुजुर्गियत, ऐसा बड़प्पन जिसके इर्द गिर्द जाने में मुश्किल हो, मंगलेश जी से कोई भी झगड़ा कर लेता था और मंगलेश जी भी बराबरी से लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब देते थे। हमने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो बहुत बाद में सक्रिय हुए, लेकिन उन्होंने कभी इस अपने को बड़प्पन की खोल में नहीं रखा। कम से कम मेरा ये अनुभव है, निजी अनुभवों के लिहाज से भी और उनका जो अन्य दोस्तों के साथ भी अनुभव है, कि वो किसी बड़प्पन के खोल में कभी बंद हुए नहीं। वो एक सही मायने में जो एक नागरिक मनुष्य होता है, एक सिविल मनुष्य होता है, थॉरोली डेमोक्रेटिक, बड़ाई छोटाई में विश्वास न करने वाला, ऐसे मनुष्य थे। दूसरी बात जो इसी सिलसिले से मैं उनकी कविता की तरफ एक बात का इशारा करूं कि मंगलेश जी पूरी कविता में मेरी समझ से एक ही चीज के खिलाफ लड़ते रहे, वो है पावर। पावर से लड़ने के बहुत सारे टूल, बहुत सारे औजार, बहुत तरीके के रास्ते उनके
समकालीन कवियों ने भी और उनके परवर्ती कवियों ने भी निकाले। खास करके जिस धारा से वो जुड़े हुए थे, नक्सलवाड़ी के बाद की कविता का जिन कवियों पर असर था, आलोक धनवा, वीरेन, डंगवाल, मंगलेश डबराल, तो आमतौर पे एक ताकत से लड़ना, लेकिन ताकत के सहारे लड़ना, ताकत से एक दूसरी ताकत के सहारे लड़ना, ये एक प्रतिरोध का एक रास्ता बहुत सारे कवियों में, उनके साथ के भी कवियों में हमको दिखता है। मंगलेश जी ने एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश की। ताकत के साथ कैसे लड़ा जाए, कि ताकत, किसी भी तरह की ताकत बहुत खराब होती है, तो क्या उससे विनम्रता के जरिए लड़ा जा सकता है, खास करके कविता में, संस्कृति में? क्या उससे एक नैतिक जिद के सहारे लड़ा जा सकता है? क्या उस ताकत से एक डेमोक्रेटिक इथॉस के साथ लड़ा जा सकता है, लोकतांत्रिक मन मिजाज के साथ लड़ा जा सकता है? मंगलेश जी मेरी समझ से अपनी पूरी कविता में इस बात को खोजते रहे कि ताकत से लड़ने के क्या रास्ते और बनाए जा सकते हैं, क्या और जमीन तोड़ी जा सकती है, क्योंकि लगातार आप देखिए तो सत्ता की जितनी तरह की आतताई मुश्किलें हैं, मंगलेश जी जीवन में भी और अपने लेखन में भी हमेशा उन सबके सामने खड़े रहे, लेकिन वो लगातार ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस ताकत से लड़ने का कोई और तरीका ढूंढा जाए। शायद ये कार्यभार भी है जो मंगलेश जी हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, कि ताकत जिस तरह की है अभी, जितनी भयावह, जितनी खराब, उससे लड़ने का कुछ नया तरीका, कुछ और बेहतर औजार हमको विकसित करने चाहिए। अभी तो इतना ही, ये दो बातें मुझे कहनी थी। विवेक भाई। मंगलेश दा का से संबंध जनसंस्कृति मंच की ओर से मृत्युंजय हमारे साथ उपस्थित थे। जनवादी लेखक संघ की ओर से इलाहाबाद के जिला सचिव और एक जरूरी कवि बसंत त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बसंत त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। बसंत जी आए और अपनी बातें रखें। सचमुच अभी उस तरह से बात करना, जबकि मंगलेश जी को गए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो जैसा भी कह भी रहे थे कि मेरा वैसे आत्मीय संबंध जिसको कहते हैं, दोस्ताना संबंध, वो तो मंगलेश जी से नहीं रहा 2-4 की मुलाकात, लेकिन कविताओं से इतना गहरा उनका संबंध रहा कि तुरंत एक कवि जो हमारे बीच अब नहीं, 3-4 दिनों में ही इस दुख से उबर करके उनकी कविताओं पर, उनके जीवन पर बात करना मुश्किल होता है, जब तक एक दूरी सफर हम तय न कर लें, उनके बिना रहने की एक हल्की सी आदत या एक दिनचर्या में ये न हो जाए, तब तक मुश्किल होता है बातचीत करना। लेकिन फिर भी कुछ बातें अपने प्रिय कवि को याद करते हुए की ही जानी चाहिए, और उसी क्रम में मैं भी करूंगा। मंगलेश जी से या किसी भी कवि को कहना चाहिए, मंगलेश जी के साथ ही जब वह ना रहता है, जब वह नहीं रहता है सशरीर हमारे बीच, तो उस तिथि, वो जिस समय से हमसे, जिस समय को हमसे बिछुड़ जाता है, उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में उनके पाठक, उनके दोस्त, उनके आत्मीयजन के पास
हमेशा एक दो रास्ते होते हैं इस उस बिंदु पर खड़े होकर के। वो उनके साथ, उनकी कविता के साथ बिताए गए पीछे बिताए हुए समय को देखता है तो एक दिशा उसकी पीछे की ओर होती है, एक नजर उसकी पीछे की ओर जाती है, और दूसरा आगे की ओर, कि उनके न रहने के बाद उनके द्वारा जो जिम्मेदारियां उठाई गई थी और उनके न रहने के बाद वे जिम्मेदारियां जो हमारे कंधे पर अब आ चुकी है, उसका हम निर्वाह कैसे करें। तो किसी भी कवि के या किसी भी कलाकार के, किसी भी महत्वपूर्ण मनुष्य के न रहने पर, न रहने का जो क्षण होता है, उस क्षण पर उनका पाठक, उनका दोस्त, उनके मित्र सब उसी जगह पर खड़े होते। मैं भी उसी जगह पर अपने आप को खड़ा पा रहा हूँ। और पलट करके जब मैं मंगलेश जी की कविताओं को देखने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे वे तमाम पंक्तियां फिर से याद आने लगती है। इधर 2-3-4 दिन से लगातार मंगलेश जी को उस तरह से पढ़ते हुए ही मैंने बिताया। एक पाठक, एक कवि होने की राह में पाठक कह लीजिए, इसके अलावा एक कवि के न रहने को कैसे महसूस कर सकता है। बस उसी तरह से मैंने महसूस करने की कोशिश की कि उनकी अनुपस्थिति में, उनकी कविताओं की उपस्थिति को देर तक अपने भीतर महसूस करने की कोशिश। और मुझे वे तमाम सारी पंक्तियां, वे तमाम कविताएं बेतरह याद आती रही, जो जैसे इस आभास में ही लिखी गई थी, इस क्या कहना चाहिए कि इस मन स्थिति में ही लिखी गई थी कि उपस्थित रहने के बावजूद अपनी अनुपस्थिति को महसूस करने की कोशिश में एक बेचैन, एक छटपटाती पंक्तियां जो मंगलेश जी ने लिखी हैं, उन कविताओं पर सबसे पहले मेरी नजर गई। बेशक नए युग में शत्रु या इधर जो उनका संग्रह मेरी नजर में स्मृति एक दूसरा समय है। इसमें वैचारिक कविताएं हमारे समय से मुठभेड़ करती हुई, हमारे समय से लड़ती हुई, हमारे समय की मनुष्यता की तलाश करती हुई, और जो विकृतियां और जो तानाशाह है इनका विरोध करती हुई तमाम सारी कविताएं हैं। उन कविताओं का अपना एक महत्व है, वे हमारे समय की जरूरी कविताएं हैं। लेकिन मुझे वे पंक्तियां, वे कविताएं बार बार याद आती रहीं जो किसी आत्मीय जन के विक्षोभ को झेलते हुए या विक्षोभ को महसूस करते हुए मंगलेश जी ने लिखी थी। और एक अद्भुत आश्चर्य मुझे हुआ जब उनके न रहने पर उनकी कविताओं से मैं गुजरा, तो ऐसे लोगों की याद को अपनी कविता में संजोने का यदि संख्या के हिसाब से भी देखें तो न होने, किसी आत्मीय जन के न होने की, उसकी अनुपस्थिति को अपनी कविता में उसी यातना, उसी छटपटाहट, उसी बेचैनी के साथ ले आने वाले जो कवि हैं, उनमें मंगलेश डबराल का नाम संख्या की दृष्टि से सबसे ऊपर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसा संग्रह मुझे उनका ऐसा नहीं दिखा, शुरू के दोनों संग्रह को छोड़ दें तो कोई ऐसा संग्रह उनका नहीं दिखा जिसमें किसी के बिछुड़ने की एक त्रासद और बेचैन करने वाली याद उनकी कविता में ना हो। कोई ऐसा संग्रह मुझे उनका नहीं दिखा। और फिर एक कविता पर मेरी नजर अटकती है कि कैसे जैसे अपनी अनुपस्थिति को भी महसूस करते हुए मंगलेश जी ने लिखा हो। एक बची हुई जगहें, बहुत प्यारी कविता मुझे लगती रही है, लेकिन उनके न रहने पर यह कविता और अजीब तरीके से मेरे भीतर खलबलाई मचाती रही। जैसे ऐसा लगता था कि मंगलेश जी ने भी अपने, चूंकि वे जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन इस दुनिया में हमको नहीं रहना होगा, तो अपने न रहने को वो पहले से ही महसूस करने की ये जो एक तड़प है, या एक महसूस करने की ये जो इच्छा कह लीजिए, या एक शून्य को देखने की एक जो कोशिश है, वो मंगलेश जी की कविता में बहुत शुरू से ही रही है। इसलिए स्मृति मंगलेश जी की कविता में कई कई तरीके से आती है। एक कविता बची हुई जगह, वही एक पंक्ति जिस पर मेरी नजर बिल्कुल टिक गई कि चीजें खो जाती हैं लेकिन जगहें बनी रहती हैं। मंगलेश जी भी खो गए हैं लेकिन उनकी जगह तो बनी ही रहेगी। और जैसे मुझे लगता है कि
ये अपने सहित उन तमाम लोगों के लिए मंगेश जी कह रहे थे कि चीजें खो जाती है लेकिन उसकी जगहें बची रहती है, लेकिन उन्हीं चीजों या उन्हीं मनुष्यों की जगह बची रहती है जो मनुष्य अपनी जगह को बचाए रखने के लिए, अपनी मनुष्यता को, अपने सहित दुनिया की मनुष्यता को बचाए रखने के लिए जिन लोगों ने काम किए हैं, उनकी जगहें ही बची रह जाती है। तानाशाहों की जगहें कभी बची नहीं रह जाती है, एक क्रूर याद की तरह रहती है, बार बार उनकी कविताओं में आता है। दूसरी एक कविता जो इसी तरह से एक पंक्ति पर फिर मेरी नजर टिकती है कि जो जगहें खाली होती हैं वे हमेशा खाली रहती है। वही जिसका मैं शुरू में ही अपने वक्तव्य में जिक्र कर रहा था, जिस जगह एक कवि, एक कलाकार हमसे बिछड़ जाता है, उस जगह के बाद उसके न रहने के साथ एक यात्रा शुरू होती है, और वह जो खालीपन है, वो खालीपन एक याद की तरह, एक बेचैनी की तरह, एक तड़प की तरह, एक शून्य की तरह हमारे बीच एक पाठक के तौर पर, दोस्त के तौर पर हमेशा हमारे बीच रहा चला आता है, और जिसको मंगलेश जी अपनी तरह से महसूस भी करते हैं। इस पंक्ति में वही कहते हैं कि जो जगह खाली होती है वे हमेशा खाली रह जाती। और स्मृति जिनकी मैं बात कर रहा था, एक दोस्तों की तो मैंने बात की ही कि जितने भी आत्मीय मित्र हैं, चाहे वह गायक हों, कवि हों, कार्यकर्ता हों, चिंतक हों, कलाकार हों, चित्रकार हों, वे सब जिनके साथ वे रहे, उनके न रहने की जो न रहने का जो दुख है, उस दुख को बहुत शिद्दत से मंगलेश जी ने अपनी कविताओं में उसको, उस दुख को लाया, ला पाए। वजह वही है कि मनुष्य को उसकी मनुष्यता में देखने की एक तड़प, एक नजर, एक आत्मीयता, एक आंच मंगलेश जी की कविता में तो है, लेकिन ये उनके जीवन में ना होता तो ये उनकी कविता में भी ये संभव नहीं था। अभी मृत्युंजय जो कह रहे थे कि एक थॉरो डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं, वजह वही है। यदि डेमोक्रेटिक ना होता तो किसी दूसरे मनुष्य को उसकी संपूर्णता में, उसकी अच्छे और बुरे के साथ इतनी गहरी आत्मीयता से एक व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता था। तो एक बड़े कवि का बड़ा मनुष्य होना जो बार बार तमाम तरह के लोग रेखांकित करते हैं, ये मंगलेश जी में दिखाई पड़ता है। मैं उनकी कविताओं से इस बात को जानता हूँ। कुछ छोटे छोटे जो 2-3-4 मुलाकातें हैं उससे भी मैं जानता हूँ। मुझे याद आता है 93 में शायद पहली बार जब एनएसडी का मैंने परीक्षा देने में गया हुआ था, किसी एक बड़े आलोचक, नाम नहीं लूंगा मैं, दोपहर के आसपास उनके घर पहुंचा था और बहुत लपक करके वहां गया था और बहुत निराश होकर के लौटा था। आलोचक ने एक तरह से, 20-21 साल की मेरी उम्र थी, कविता की दुनिया में बस आया आया ही था, और एक तरह से जैसे पाठक अमिताभ बच्चन से मिलने चला जाता, लगभग इसी तरह से मैं चला गया था उस आलोचक के पास। और मई का ही समय था। एक तरह से बहुत निराशा हुई थी उनसे मिल करके, उस आलोचक से मिल करके, और उसी हताशा में पैदल पैदल लगभग, मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर, 25 पैसे उस समय पानी का गिलास मिलते थे दिल्ली में, ठंडे पानी के, तो उसको पी करके मैं पहुंचा जनसत्ता के उनके ऑफिस में, पता था मेरे पास। एक बिल्कुल 20-21 साल के लड़के से इतनी आत्मीयता के साथ मिलना, और कुछ नहीं पूछा क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, और उस गर्मी में आने की जो उसकी इच्छा थी, उस इच्छा को बिना कुछ कहे सम्मान किया। कुछ नहीं, 2-4 बातें हुई होगी, लेकिन बैठे लगभग 15 मिनट रहे और लगभग लगभग देखते रहे। और उनका देखना इस तरह से था जैसे वो दिमाग नहीं, दिल के भीतर भी उनकी आंखें जैसे खंगाल रही। और वो 6-7 साल गुजरने के बाद दूसरी मुलाकात मुझे याद आती है, और वो भी अप्रतिम क्षण था। मुलाकात जैसा कुछ नहीं था उसमें, केवल हाथ को बहुत देर तक पकड़ने के अलावा, लेकिन प्रसंग था वही, नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था, तेजिंदर जी, तो वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तेजिंदर जी ने एक आयोजन किया था, हिंदी और मराठी कवियों का एक मिला जुला कार्यक्रम था वो। उसमें हिंदी के बहुत सारे लोग थे, चंद्रकांत देवताले थे, राजेश जोशी थे, विनोद कुमार शुक्ल थे,
मंगलेश जी थे खुद, और भी कई लोग थे, मराठी से भी बहुत लोग थे। लेकिन उसमें एक चीज जो मुझे याद आ रही है कि भुजंग मेश्राम अब वह भी नहीं रहे, कि जितने लोगों को याद कर रहे हैं वो सारे लोगों की अनुपस्थिति एक तरह से अंदर मथ रही है मुझे। तो भुजंग मेश्राम ने एक कविता सुनाई थी, पंडवानी, तीजन बाई पर वो केंद्रित थी, जिसमें एक सवाल उठाते हैं कि तुम किस जाति हो, इस तरह की कोई। और उसके तुरंत बाद मंगलेश जी को पढ़ना था, और तुरंत बाद उन्होंने वो कविता अपनी संगतकार सुनाई, और तीजन बाई से बिल्कुल जुड़ती हुई भिन्न तरीके से संगतकार सुन करके एक तरह से भौचक जैसा मैं रह गया था। हालांकि तब कविता में एक बार मैं उसको पढ़ भी चुका था, लेकिन मंगलेश जी की नजर और उनकी जुबान से उस कविता को पढ़ना और सुनना मेरे लिए एक, जिसको कहते हैं मराठी में अप्रतिम अनुभव, उस तरह का अनुभव था कि बची हुई आवाज को थाम लेने की, उसकी आवाज की संवेदना को थाम लेने की एक बेचैन तड़प, जो मंगलेश जी की कविता में भी और उनके जीवन में भी यह बात दिखाई पड़ती है। इसीलिए उनके हर संग्रह में माँ और पिता पर आप देखिएगा कि कोई ऐसा संग्रह नहीं है जिसमें माँ और पिता पर कविता नहीं है। और अलग अलग तरीके से, एक जुझा माँ को जब याद करते हैं, एक जुझारू महिला, एक संवेदनशील महिला, लेकिन एक कविता जो मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते रुलाई सी फूट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे रघुवीर सहाय की वो पिता पर लिखी हुई कविता को पढ़ते एक अजीब सी रुलाई, एक हुक सी जैसे भीतर से उठती है, वैसी माँ को नमस्कार जो कविता है, इतनी सरल, सीधी, सच्ची और अंदर से हिला देने वाली कविता, माँ का नमस्कार। जैसे वो मृत्यु को भी आता है तो उसे भी नमस्कार करके अपना जीवन दे देती। कुछ ऐसा ही मंगलेश जी के साथ भी हुआ, मृत्यु भी उनके पास पहुंचा और उन्होंने अपने दोस्तों के, अपने पाठकों के कंधे पर जिम्मेदारी रखी, अपने बचे हुए कामों को रखा, मृत्यु को कहा चलो चलते हैं, अब आगे चलेंगे कहीं। तो इस तरह का जीवन और इस तरह की कविता हमारे लिए एक छोड़ करके गए हैं मंगलेश जी। केवल छोड़ करके शून्य में नहीं गए, हमारे लिए एक रास्ता बनाते हुए गए, और जैसे कहते हुए कि इस इन राहों पर चले बगैर मनुष्यता की मुक्ति संभव नहीं। मंगलेश जी को सलाम ही किया जा सकता है और उनकी जिम्मेदारी को अपने भीतर महसूस पर किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही जी, विवेक भाई। अनम्यूट करिए विवेक, विवेक भैया। मंगलेश दा का इलाहाबाद से भी गहरा रिश्ता रहा। इलाहाबाद में ही उनके साथी कवि वीरेंद्र रंगवाल थे और दोनों अमृत प्रभात से जुड़े रहे। इलाहाबाद के साथ साथ बनारस भी उनका एक आना जाना लगातार रहता रहा। इलाहाबाद में हम लोगों ने निराला साहित्य संस्थान की ओर से निराला पर गोष्ठी की, उसमें बुलाया, हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए, कई बार इलाहाबाद उनका आना बना रहता था। बनारस से हमारे साथी व्योमेश शुक्ल हैं जो कविता और रंगकर्म से गहरे जुड़े। मैं व्योमेश शुक्ल को आमंत्रित करता हूँ कि वे शुक्रिया विवेक जी, ताजा करें। और शुक्रिया विवेक भाई साहब। आदरणीय विनोद जी, सूर्य नारायण जी, वसंत भाई साहब, मृत्युंजय भाई साहब, सब लोगों को अभिवादन। कुछ कहने का ये मुनासिब वक्त है नहीं और बहुत ज्यादा निजी किस्म के दुख में डूब जाने का भी वक्त नहीं है। हम लोगों को पता है कि ये एक सामूहिक अवसाद का समय है। मंगलेश जी की मृत्यु ने मंगलेश जी के चाहने वालों को बहुत अवसाद में डाल दिया है।
ये विचित्र सच है और उनसे मुलाकात की, उनसे प्रेरित होने की न जाने कितनी स्मृतियां, न जाने कितने लोगों के पास वही रघुवीर सहाय की महान काव्य पंक्ति याद आती है, मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं। न जाने कितने मनों में मंगलेश डबराल नाम के पानी के न जाने कितने संस्मरण हैं। उनकी कविता और उनकी मनुष्यता को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब ये बात आईने की तरह साफ है। उनकी मनुष्यता ने, उनके कार्यकर्तापन ने हिंदी की कविता को, हिंदी के समकालीन साहित्य को बहुत दूर तक बदला है। मेरा ऐसा ख्याल है कि नरेश सक्सेना, आलोक धनवा और असद जैदी के कैनोनाइजेशन में मंगलेश जी की जो भूमिका है वो इतनी अनिवार्य है कि उसका बखान संभव नहीं है। आलोक जी का संग्रह वो मंगलेश जी के मालवीय नगर वाले फ्लैट पर तैयार हुआ है। नरेश सक्सेना की कविताएं इकट्ठा करके वो संग्रह भी मंगलेश जी ने बनाया है। और असद जैदी की कविता में हिंदुस्तानियत और गंगो जमुनी अदब की जो बात है और लगातार सांप्रदायिक होते जा रहे समय में एक तरह की काउंटर पॉलिटिक्स खोजने का जो जज्बा है उसको रेखांकित करने का काम मंगलेश जी ने किया। असद जी ने नवजागरण पर जो सवाल उठाए जिससे हिंदी पट्टी में एक भूचाल आ गया और असहमतियों और निंदाओं का एक कभी न थमने वाला सिलसिला जैसे शुरू हुआ था, उसका सामना अपनी आलोचना से मंगलेश जी ने किया। तो ये जो मंगलेश जी का अवदान है इन तीन कवियों के कैनोनाइजेशन में, वो एक कवि का कर्तव्य नहीं है। मंगलेश जी ने शायद कवि के कर्तव्य को भी बदला है अपनी उपस्थिति से, अपने कामकाज से। मंगलेश जी ने ये साबित किया है कि कवि का काम सिर्फ अच्छी कविता या कविता की सुगंधी वाला अगरबत्ती नुमा गद्य लिख लेना नहीं है। कवि का काम अपने समय में स्पंदित होती सबसे सार्थक और जमीनी रचनाशीलता को पहचानने का और उसको बहस के बीच में ले आने का भी है। मंगलेश जी, ये तो मैं उनके समकालीनों की बात कर रहा था, न जाने कितने युवा कवियों को और पत्रकारों को प्रशिक्षित किया, प्रेरित किया, उनके कविता संग्रह तैयार किए। मेरा संग्रह भी, मेरा पहला कविता संग्रह मंगलेश जी ने तैयार किया, मेरा पहला लेख छापा। ये बहुत ज्यादा निजी स्मृतियों में जाने का मुनासिब वक्त नहीं है मेरे ख्याल से, उस पर अलग से भी बात हो सकती है। लेकिन मैं कुछ बातें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मंगलेश जी की असामयिक मृत्यु ने सिर्फ हिंदी का जो पब्लिक स्फेयर है उसी को नहीं झकझोर दिया है, जो साहित्येतर संसार है, जिसका अपनी डे टू डे लाइफ स्टाइल में हम लोग अपने अपने ढंग से सामना करते हैं, वो भी बहुत दूर तक इस बात से वाकिफ हुआ है, इस बात से प्रतिकृत हुआ है कि हिंदी में कविता लिखने वाला, हिंदी में बहुत अच्छा गद्य लिखने वाला, हिंदी में बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव ढंग से पत्रकारिता करने वाला एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा। हम सब लोग जानते हैं कि मंगलेश जी जब हॉस्पिटलाइज थे तो जिस सांप्रदायिक विचारधारा का जीवन भर उन्होंने जमकर अपने पूरे व्यक्तित्व से विरोध किया, अंततः उस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी
मंगलेश जी का कुशल क्षेम जानने के लिए उनकी बेटी के पास फोन गया। मैं मानता हूं कि ये शिष्टाचार का और प्रोटोकॉल का पार्ट होगा, लेकिन ये भी एक मंगलेश जी की उपस्थिति की अद्वितीयता का साक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने फोन किया मंगलेश जी की बेटी को, उनसे मंगलेश जी का हाल चाल लिया और फिर उनको एम्स में दाखिले के समय सब लोगों ने मिलजुल कर प्रयत्न किए। दाखिला एक संयोग होता है, हम लोग जानते हैं। बहुत साधारण परिस्थितियों में बहुत साधारण लोगों को अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिला मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम सारी सिफारिशें अपना काम करती हैं। तो ये समय बहुत खराब है। आईसीयू बेड्स, आईसीयू वार्ड सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक खाली नहीं है। न जाने किसकी पैरवी से, न जाने किसके कहे से सब लोग अपने अपने ढंग से मंगलेश जी को बचा ले जाने के अभियान में शामिल थे, जैसे उन्हीं के किए से कुछ हो जाने वाला है मानो। तो उसमें राजनीति जो बहुत जड़ मानी जाती है उसका भी रोल देखने की बात है, क्योंकि मृत्युंजय ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस्टेब्लिशमेंट से, पावर के इस्टेब्लिशमेंट से उसके यथास्थितिवाद का सामना कैसे किया जाए, मंगलेश जी के रचनात्मक सरोकारों में ये बात बहुत गहराई से और बहुत शिद्दत से शामिल रही आई है। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है ना? न जाने क्यों ऐसी गफलत हो रही है कि आवाज सुनाई भी दे रही है कि नहीं। एकदम ठीक है विमेश। शुक्रिया। तो मंगलेश जी से निजी बातचीत का भी मेरा ये अनुभव है कि वो ये सोचते थे कि क्या शक्ति का सामना शक्ति के समानांतर कोई प्रतिशक्ति खड़ा करके ही किया जा सकता है, या शक्ति की कोई मौलिक कल्पना करके उस, जैसे वो बात उनको बहुत हॉन्ट करती थी कि अंततः रघुवीर सहाय की कही हुई, हम भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते पाए गए जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई थी। तो ये साध्य और साधन की शुद्धता का जो ख्याल गांधी के यहाँ बहुत शिद्दत के साथ मौजूद है, मंगलेश जी वहां तक चले जाते थे। हम सब लोग जानते हैं कि बहुत आत्यंतिक किस्म के मोहभंग और मोहभंग के बाद एक नया संसार गढ़ने की बेचैनी जैसी जिंदा चीजों से उनके कवि व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ आकर के वो रुक नहीं गए थे। वो लगातार बहुत सारी विचार सरणियों में मानो आवागमन करते हुए एक व्यक्ति थे, और उनकी कविता पर उनके इस टेंशन का कोई दाग आप देख नहीं सकते। ये जो कला की खास बात है कि कोई बहुत भारी भरकम संरचना बनाए बगैर वो जो कहना चाहते हैं, उनके यहाँ मानो जीवन की हर जटिलता का समाधान है रचना। एक अनसुलझे प्रमेय को सुलझाती हुई वो मुमकिन होती है। आप उस पर ये आरोप भी नहीं लगा सकते पल भर के लिए कि वो कठिन है। कठिन वो नहीं है बेशक, लेकिन वो कठिनाई का समाधान करती हुई कविता है। बहुत सारी कविताएं, उनके गद्य के बहुत सारे प्रसंग बार बार आंखों के सामने बिल्कुल जीवंत और मूर्तिमान हो उठ रहे हैं। इसका कुछ किया नहीं जा सकता। वसंत भाई साहब ने कहा कि जैसे कोई जिम्मेदारी आप पर आयत कर दी गई है, आप क्या करें वो नहीं है। तो इसका प्रत्युत्तर वही है जो सुंदर चंद ठाकुर ने अपने स्मृति लेख में लिखा है। अपनी आखिरी मुलाकात में सुंदर चंद ठाकुर उनके घर से निकल के जब वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तो सीढ़ियों से नीचे उतर भी गए थे, तब मंगलेश जी की आवाज आई ऊपर से। उन्होंने कहा, भाई कविताएं लिखते रहना। कविता लिखना और कविता के तर्क पर जिंदगी जीना, मंगलेश जी हम सब लोगों को यही बतला के गए हैं। देखिए, जीवंत स्मृतियां जो होती हैं वो संबल होती हैं, और मेरे ख्याल से निर्बल स्मृतियां प्रलाप के लिए विवश करती हैं। मंगलेश जी की स्मृति बहुत मेटालिक है, बहुत धात्विक, उससे
उस पर कंकड़ या पत्थर चलाएंगे तो एक गूंज पैदा होगी और उसी गूंज में रहना है, उनकी कविता से बहुत प्यार करना है। समझ में वो आए ना आए, उसमें समझ में ना आने जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो आप उसको जितना प्यार करेंगे, हम एक व्यक्ति के तौर पर मैं उसे जितना प्यार करूंगा उतना ही वो हमारे पास रहेगी। मंगलेश जी के सरोकारों का दायरा बहुत बड़ा था। जनसत्ता, रविवारी, सहारा समय का समग्र वाला परिशिष्ट, द पब्लिक एजेंडा, उसमें उन्होंने भूगोल, जीवन शैलियां, पॉपुलर कल्चर, संगीत, विस्थापन, आंदोलन, प्रकृति पर इतने नए तरीके से सोचने वाले निबंध, आलेख, खबरें प्रकाशित की और वो उसके पीछे इतनी तैयारी करते थे, खुद इतनी तैयारी करवाते थे नए लोगों से, और पुराने लोगों में बहुत ईमानदार और जिम्मेदार लोगों पर भरोसा करते थे। हमारे बीच विनोद सर बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रभुत लेखन किया है उनके संपादन में। तो बस इतना ही कहना है। सलाम मंगलेश जी, नमस्ते। शुक्रिया व्योमेश। हमारे साथ वरिष्ठ कवि, कला मर्मज्ञ, उपन्यासकार विनोद भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनके मन में भी मंगलेश दा के तमाम संस्मरण होंगे, तमाम बातें होंगी मंगलेश दा की। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विनोद। विवेक जी, मुझे आवाज कम आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज ठीक से? हाँ, आ रही है। क्योंकि मुझे जो अभी व्योमेश जी बोल रहे थे बहुत धीमी हो गई थी आवाज। खैर, मेरी आवाज ठीक आ रही ना? बिल्कुल अच्छी आ रही है सर। वॉल्यूम कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? खैर नहीं सर, नहीं। आवाज भी एक जगह है। मंगलेश जी, अब क्या बताऊं, मतलब चूंकि एक ही व्यक्ति मेरे जो साहित्य में समकालीन था, जो मेरा दोस्त था, क्योंकि मेरा कुछ अजीब ढंग से विकास हुआ कि जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्त सब बड़ी उम्र के थे। जैसे कुंवर नारायण जी 21 साल मुझसे बड़े थे, लेकिन मेरे दोस्त थे। रघुवीर सहाय से दोस्ती थी, विष्णु खरे से थी। तो एक अकेले मंगलेश जी थे जो मेरी उम्र के दोस्त अंत तक रहे, और ये दोस्ती बहुत लंबी है। बड़ी अजीब बात है कि 1967 11 अक्टूबर को उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी पहाड़ से, क्योंकि कल्पना में उन्होंने कहीं देखा आरंभ लघु पत्रिका के बारे में। तब मैं उनसे भी छोटा था, मैं 5 महीने, लेकिन उनको लगा कि मैं कोई एक बड़ी उम्र का व्यक्ति होऊंगा, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा आदरणीय ढंग से चिट्ठी लिखी थी, एक पोस्ट कार्ड लिखा था। उसमें उन्होंने अपने काफल पानी गांव में कोई साहित्यिक बंजर जो स्थिति थी उसको लेके बहुत दुख प्रकट किया था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मैं उनके ही उम्र का व्यक्ति हूं। तो वो जो एक तरह से हम लोग के बीच में पत्र व्यवहार शुरू हुआ, फिर वो उनसे धीरे धीरे, जब मैं दिनमान में आया 1974 में, तो उसमें जो है एक तरह से एक अजीब ढंग से मुझे अब लग रहा है आज, जबकि वो हमारे बीच अचानक चले गए, क्योंकि मेरी अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन में कभी कभी हम लोग फोन पे बात करते थे, और जब बात करते थे तो लंबी बात होती थी। तो मंगलेश जी के बारे में मैं सोचता हूं कि वो हमारी पीढ़ी के एक बहुत अच्छे कवि तो थे ही, लेकिन वो पत्रकार भी बहुत अच्छे थे। दूसरी बात, जो हम लोग, मैं प्रयाग शुक्ल के साथ हम लोग बात कर रहे थे अभी उनके निधन के बाद, वो सिनेमा, कला, संगीत, इन तीनों विषयों पर अगर लिखना शुरू करते, मतलब स्वतंत्र रूप से, तो शायद वो एक बहुत बड़ा काम कर देते, क्योंकि उनकी समझ जो है उसकी रेंज बहुत थी। और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने थोड़ा बहुत कला पे लिखा है,
कुछ लोगों के कैटलॉग लिखे हैं और सिनेमा पे उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है, और सिनेमा के वो बहुत अच्छे जानकार थे। और उनके प्रिय फिल्मकार मेरे भी प्रिय फिल्मकार थे, चाहे तारकोवस्की हो या फेलिनी हो या ऋत्विक घटक हो। तो वो जो एक उनके साथ रिश्ता है वो कई स्तरों पर रहा, क्योंकि आरंभ के दिनों में तो खैर पत्र व्यवहार तक सीमित था, क्योंकि दूधनाथ सिंह इलाहाबाद में उन दोनों हम लोग को बहुत इनकरेज करते थे, क्योंकि आरंभ से नरेश सक्सेना जुड़े थे, तो हमें एक उसका भी एडवांटेज था कि कई लोगों से हमारा संपर्क आसानी से हो गया। और कुछ संयोग हुआ कि धूमिल से हो गया मेरा, वो मेरे घर आके रहने लगे। तो उन दिनों मुझे दूधनाथ सिंह ने वीरेन डंगवाल की कविता भेजी थी, जो आरंभ में छपी भी थी, भूगोल रहित। और मंगलेश जी शुरू में धूमिल और असल में जगुड़ी पर भी असर था, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा उन दोनों असर था। तो मैंने उनको चिट्ठी में लिखा था कि भाई आप पर कुछ धूमिल का प्रभाव ज्यादा है, इसको थोड़ा इससे मुक्त होइए। तो उन्होंने इसे स्वीकार किया था। लेकिन जब वो दिल्ली आए, यानी जब हिंदी पैट्रियट उन्होंने ज्वाइन किया, तो एक उनकी जो रेंज बढ़ती चली गई, क्योंकि वो फिर बहुत एक तरह से कई विषयों, क्योंकि मैं भी उन कई विषयों का हमेशा रहा मेरा कि सिनेमा कला, लेकिन उनकी संगीत की जानकारी बहुत अच्छी थी। और एक जमाने में मैंने उनके साथ आमिर खान साहब की चीजों को खोजना शुरू किया, तो हम लोग जाने किस किस घर के जाकर के उनके कैसेट्स की कॉपी कराते थे, क्योंकि आमिर खान साहब के वो उनको चीजें वो इकट्ठा करते रहे बहुत दिनों तक। तो उनका संगीत का ज्ञान तो खैर काफी अच्छा था, और वो खुद गाते भी बहुत अच्छा थे, लेकिन सिनेमा की उनकी समझ बहुत अच्छी थी। और कविता की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि भले शमशेर उनके प्रिय कवि हैं, सभी जानते हैं, लेकिन उन पर सबसे अधिक उनकी कविता पे असर है रघुवीर साहब का। उनकी अगर कोई उनके नजदीक है, मतलब पूर्ववर्तियों में, तो वो है रघुवीर साहब। और अगर आप पहल में उनके एक इंटरव्यू की पुस्तिका छपी थी शायद 95 के आसपास, अगर उसको पढ़िए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि रघुवीर साहब की इंपॉर्टेंस उन्होंने किस तरह से कई बार रेखांकित की है। और जो मुझे उनकी बात अट्रैक्ट करती थी कि वो, उनका कहना था कि रघुवीर साहब व्यवस्था से हमेशा बहस करते हैं, उस शिल्प को तोड़ते चले जाते हैं, हर बार वो एक नए शिल्प में जाकर के पिछले शिल्प को तोड़ते हैं। तो रघुवीर साहब की भाषा, उन्होंने कहा कि वो गद्य अपनी कविता में गद्य को बहुत सहज रूप से ले आते हैं, इतना मतलब आसानी से उनकी कविता में गद्य जिस तरह से है। तो अगर मंगलेश जी की कविता पर असर की बात की जाए तो वो रघुवीर साहब का है। शमशेर का उस तरह का असर नहीं है, लेकिन शमशेर उनके प्रिय कवि थे। और अभी जब पिछले दिनों लॉकडाउन में मेरी एक दिन बात हुई थी उनसे, तो वो ये कह रहे थे कि उनको चूंकि रजा फाउंडेशन के लिए शमशेर जी की जीवनी लिखनी थी, और वो करीब 2 साल से ये काम कर रहे थे। इस बीच में विष्णु नागर ने तो रघुवीर साहब की जीवनी लिख ही दी, राठी जी ने कृष्णा सोप्ती की लिख दी, और ज्योतिष जोशी ने जैनेन्द्र की लिख दी, लेकिन मंगलेश जी नहीं लिख पा रहे थे शमशेर की जीवनी। मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शमशेर जी के जो स्त्रियों के साथ संबंधों पर मैं कैसे लिखूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी उनको एक ये, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में जीवनी का मतलब कुछ लोग गलत समझ रहे हैं। वो देखिए साहित्यिक मूल्यांकन एक अलग चीज है। जैसे अगर साहित्यिक मूल्यांकन करना हो शमशेर का, तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह की दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी की जीवनी लिख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जैसे पश्चिम में जो जीवनी बहुत चर्चित रहती हैं, जैसे बेकर की हेमिंगवे की थी, या टॉल्स्टॉय की जीवनी जो हेनरी थ्रॉयड की है, तो उसमें थोड़ा निर्मल होना पड़ता है। एक बार निर्मल वर्मा ने मुझे बहुत पहले कहा भी था कि हमारे यहाँ जीवनियां इसलिए नहीं अच्छी लिखी गई हैं कि निर्मल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने मंगलेश जी को यही कहा कि लगता है कि आप शायद शमशेर जी के जीवनी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतने निर्मम हो नहीं पाएंगे। तो वो उसको मान रहे थे। उनको मेरा ख्याल है कि वो उस काम को शायद बहुत अधूरा ही छोड़ गए होंगे, लेकिन उनमें टैलेंट तो आप देखिए, मुझे याद है एनबीटी के लिए उन्होंने एक कविता का, एक बहुत बड़ा हिंदी कविता का
संकलन तैयार कर रहे थे, तो उन दोनों मुझसे बहुत बात होती थी उस संकलन के बारे में। उस संकलन में उनको सबसे अधिक समस्या हो रही थी युवा कवियों को, यानी अपने बाद की पीढ़ी के कवियों की चयन की। वो अक्सर इसी संकट से जूझते रहे कि ये चयन कैसे करूं, किसको छोड़ूं किसको ना छोड़ूं। फिर वो उसकी भूमिका लिखने में बड़ी एक तरह का उन्होंने देर कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप बहुत सोचिए मत, इस काम को कर दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण काम है। अंत में कई साल के संघर्ष के बाद उन्होंने वो काम पूरा किया, लेकिन एनबीटी में तब सिस्टम बदल गया और वो काम कभी सामने ही नहीं आ सका। मैंने उनको एक बार सुझाव दिया कि आप राजकमल या वाणी किसी से भी ये किताब क्यों नहीं छपवा लेते, क्योंकि आपने काम तो कर लिया है। तो बोल रहे थे कि मैं सोचूंगा। तो मुझे लगता है कि वेमोज जी या और उनके जो मतलब प्रशंसक और उनके बहुत नजदीक रहे हैं युवा लोगों में, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि वो संकलन किसी तरह से सामने आए, क्योंकि वो उनका नजरिया बताएगा कविता को लेकर, चयन को, कैसे किन कवियों को चयन किया, क्या दृष्टि थी। तो एक काम तो वो अधूरा छोड़ गए, मतलब शमशेर का तो क्या जीवनी का है, लेकिन ये किताब कभी आ नहीं पाई। और वो एक तरह से और समस्या। अब लेकिन पिछले 5 साल से मैं देख रहा था कि मंगलेश जी में एनर्जी बहुत अच्छी ढंग से आ गई थी। इसीलिए मुझे उनकी असमय मृत्यु से बहुत धक्का इसलिए लगा है कि पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि उनके अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई थी। जैसे होता है ना कि वो किसी को लग रहा है प्रीकॉग्निशन सा हो रहा है कि मेरे पास पता नहीं कितना समय है, तो वो तेजी से काम करने लगे थे। इसका उदाहरण ये है कि जब विष्णु खरे का जो उनके निधन के बाद वो ओमनीबस उनकी सारी कविताओं का चयन जब आया, तो उसकी लंबी भूमिका उन्होंने लिख दी समय पर। आमतौर पे उनसे लंबी भूमिका लिखवाना आसान काम नहीं होता था, वो टालते रहते थे या कहते थे काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो बेसिकली एक एनर्जी का जो उनमें एक नया आया था, तो लग रहा था कि वो अभी 80-85 तक जाकर बहुत काम करेंगे। कम से कम मैं तो ये कभी सोच नहीं सकता था कि वो हमारे बीच से, चूंकि ठीक मेरी उम्र के हैं, तो जब जिस दिन उनकी निधन का समाचार मुझे मिला, तो खैर मैं तो जब से मैंने 23 नवंबर से उनका फेसबुक का बुखार का मैंने वो पढ़ा था पोस्ट, तब से मैं काफी वो घबरा सा गया था, क्योंकि उस पोस्ट में उसके बहुत कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ में लिखी गई पोस्ट थी, पर उसको छिपा रहे थे। कुछ लोगों ने कहा भी था, उसमें कमेंट भी किए थे कि आप ये चिंता की बात है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे कि नहीं चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे कि अभी व्योमेश जी बता रहे थे कि वो खांसी बहुत आई उनको और बोलते बोलते, लेकिन वो अपने को कह रहे थे मैं ठीक हूँ, मैं बुखार से मुक्त हो गया हूँ। तो वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब तो जैसा होता है कि हम उनकी सिर्फ या तो उन कामों को ठीक से मतलब अरेंज करें जो अधूरे हैं, या जो, और दूसरा तो खैर उनकी रचनाएं तो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को, जैसे कभी तो कभी मरता नहीं है। आज रघुवीर सहाय जो है नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी कविता तो हमें आज भी लगता है कि जैसे वो, इसलिए बेसिकली हर पोइट जीवित भी रहता है। मंगलेश जी हमारे बीच जीवित भी रहेंगे, और वो एक हमेशा कवि होने की एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले दिनों एक व्यक्तिगत बात है कि मैं जब लिख रहा था फेसबुक पर और भरत तिवारी के शब्दांकन पर अपनी स्मृतियों, क्योंकि लॉकडाउन में लिखने के लिए मेरे पास ये लगा कि यही चीज है, तो मैं सुबह सुबह उठ करके लिखता था। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मंगलेश जी के बड़े इंकरेजिंग कमेंट बराबर आते रहते थे। मैंने ये नोट किया कि लगभग हर पोस्ट पे उनका कोई कमेंट, या कि इसको और बढ़ाते या इसको और लिखिए। तो मैंने दिनमान के बारे में लिखा, रघुवीर सहाय पे लिखा, श्रीकांत जी पे लिखा। तो उसको आखिर में मैंने उसके कुछ विदेश की यात्राओं के 2-3 मैंने हिस्से लिखे। आखिरी जब मैंने कहा कि अब बस मेरा ये, अब और नहीं लिखूंगा, तो मारियोला जो वेनिस में पढ़ाती थी हिंदी, जिन्होंने मंगलेश जी की कविताओं का अनुवाद भी किया था, उनसे मतलब बात मैंने खत्म कर दी। तो उनका एक आया कि विनोद जी, उन्होंने कमेंट किया, मतलब पब्लिक कमेंट है वो, कि आप साकुरा को कैसे छोड़ देंगे।
साकुरा जापान में चेरी ब्लॉसम को कहते हैं, और वो साकुरा जीवन मृत्यु का एक मतलब वो पूरा कैनवस है। साकुरा का मतलब चाइना में अलग है, लेकिन जापान में साकुरा जो है एक पूरा जीवन दर्शन है, क्योंकि साकुरा का जो फूल है वो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है और उसके बाद वो जन्म लेता है और उसके बाद वो गिर जाता है उसके फूल। तो मंगलेश जी ने जोर दिया कि नहीं, आप बिना साकुरा के इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो उनके फोन पे बात हो रही थी, मैंने कहा मंगलेश जी आपका संस्मरण लिख सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि मेरे दो मित्र ऐसे हैं, उदय प्रकाश और मंगलेश जी। तो मैंने कहा कि उदय पर तो मैं अभी नहीं लिखने की सोच पा रहा, पर आप पे लिख सकता हूँ। बोले कि आप मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे इतिहास में हैं और आप उनको लिख देंगे तो काफी बवाल होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, जो एक एक कवित्री से, जानी मानी कवित्री से उनका काफी एक समय विवाद हो गया था, मैंने कहा मैं उसमें नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपकी बहुत सी ऐसी चीजों पे लिखूंगा जो कोई नहीं लिखेगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है आप लिखिए। ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे आप भेजिए पढ़ने के लिए, जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझ पर, जैसे अगर शायद कवरनारायण होते तो कहते कि पहले मुझे भेजिएगा लिखकर फिर मैं बताऊंगा, लेकिन मंगलेश जी ने मुझे कहा ठीक है आप लिखिए। तो मैंने वो जो लिखा है, जो कि अब मेरी किताब यादनामे में है, मतलब कोई भी उसको देख सकता है, उसमें मैंने एक बहुत एक निजी जीवन में झांका है उनके। और उन्होंने, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी कई साल रहे हैं और हम लोग इतना शामें बिताई हैं कि उसकी अगर लिस्ट बनाई जाए, उसकी तस्वीरें कई बार मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त ने भेजी, तो वो बहुत लंबा सिलसिला है, मतलब उसको तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो उसको उन्होंने सुबह पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने उनके प्रेम के बारे में, स्त्रियों के बारे में, तमाम चीजों पर उसमें कुछ टंग इन चीक रिमार्क्स किए थे। तो उसके लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। रात को करीब 11 बजे उन्होंने एक टिप्पणी की, मतलब उस पोस्ट के नीचे उन्होंने कहा कि अरे विनोद जी आप कहाँ इस बुढ़ापे में मेरी जवानी को याद दिला रहे हैं। तो मैंने कहा अभी आप कहाँ बूढ़े हुए हैं मंगलेश जी। अब क्योंकि पब्लिक में तो मैं नहीं लिख सकता था, लेकिन फिर मंगलेश जी से उसके बाद फोन में बात हुई तो मैंने कहा कि आप सचमुच बूढ़े अपने को महसूस कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप तो एक नई एनर्जी के साथ अभी किसी मतलब अगर कोई आपकी महिला मित्र आ जाए तो आप फौरन नई एनर्जी के साथ काम शुरू कर देंगे। तो हंसकर बोले कि हाँ ये बात तो सही है। यानी उनमें निराशा नहीं थी और वो बहुत कमिटेड आदमी थे। वो तो मतलब इसीलिए मैंने अभी जब इंडिया टुडे हिंदी में लिखा तो मैंने उनको एक्टिविस्ट भी कहा, जो हिंदी में बहुत कम लोग हमारे समय के लोग हैं जिन्हें आप एक्टिविस्ट कह सकते हैं। वो मतलब ऐसे आदमी नहीं थे कि जो सिर्फ, और थोड़ा सा हिम्मत वाले भी काफी थे। वो किसी भी इशू पर जब वो उनका ये होता था कि अगर वो मान लीजिए अरुंधति राय के साथ हैं तो वो सामने आकर के उसको बहुत कस के बात को कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का चले आना एक हम जैसे लोगों का निजी तो खैर जो है सो है, लेकिन वो एक पूरी दुनिया साहित्य का, मतलब मैंने देखा कि उनके निधन के बाद रिएक्शन जितने मैंने देखे, चूंकि सोशल मीडिया आज बहुत स्ट्रांग है और उसमें मंगेश जी की उपस्थिति बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनके समय में उनकी काफी लोगों ने आलोचना भी की थी, उन पर गलत आरोप भी लगाए थे जिनको मैं यहाँ गिनना नहीं चाहता, लेकिन कई बार उन पर बहुत गलत आरोप लगाए गए थे और बहुत शर्मनाक ढंग से लगाए गए थे। लेकिन पर ये तो देखिए अब फेसबुक की दुनिया में तो ये सब संभव है। कोई भी किसी पर लिखने के लिए आजकल उसके पास, बोलने के लिए भी अब तो वीडियो भी अपना वो फौरन लगा सकता है। तो लेकिन आज मंगलेश जी के ना रहने पर बहुत लोगों को लगेगा कि ऐसे व्यक्ति, हम मतलब उनकी पीढ़ी में शायद वो अकेले ही थे जो इतनी उनकी रेंज थी। और मैं एक अपने दोस्त को खो करके बहुत दुखी हूँ, और इसके अलावा मैं क्या कहूँ।
बहुत आभार विनोद जी, आपने बहुत आत्मीयता से अपने मित्र कवि मंगलेश जी को याद किया। और अब इस श्रद्धांजलि गोष्ठी के अंत में मैं अपने दोस्त सूर्यनारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात भी रखें और सबके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करें। सूर्यनारायण। आदरणीय विनोद भारद्वाज जी, बसंत भाई, व्योमेश भाई, प्रिय मृत्युंजय और प्रिय विवेक, यह कोई हम लोगों की औपचारिक गोष्ठी नहीं थी। हम लोग इस मंच से, इस पेज से हर रविवार को 11 बजे एक व्याख्यान किसी का आयोजित करते हैं। भारतीय नवजागरण भारत की खोज श्रृंखला के अंतर्गत कविता का पाठक होने के नाते और कवियों का मित्र होने के नाते और सांस्कृतिक दुनिया का नागरिक होने के नाते मेरे लिए भी यह उतनी ही यातनादायी, पीड़ादायी घटना थी, हृदय विदारक घटना थी, उनके निधन की खबर। तो हम लोगों ने तय किया कि इस रविवार उसी समय पर, जिस समय पर हम व्याख्यान कराते हैं, हम कोई व्याख्यान नहीं कराएंगे और अपने प्रिय कवि को याद करेंगे। जाहिर सी बात है कि यह मूल्यांकन गोष्ठी नहीं है। मंगलेश डबराल के संपूर्ण लेखन का या उनके जो साहित्येतर उनकी प्रतिबद्धताएं रहीं, उनका मूल्यांकन किया जाए तो वो एक स्वतंत्र विषय होगा और उसका अवसर फिर आएगा। इतना जल्दी अभी 9 तारीख की शाम उनका निधन हुआ है, ये हो भी नहीं सकता। अभी हम उस शोक से उबरे भी नहीं हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से, अपने इस साहित्यिक मंच की ओर से, अपने श्रोताओं और दर्शकों की ओर से, अपने प्रिय विद्यार्थियों को बहुत आत्मीय ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि जैसा सब लोगों ने कहा कि युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते थे, इसी प्रक्रिया में हम लोगों का भी परिचय हुआ था और हमारे बहुत ही छोटे छोटे बुलावे पर इलाहाबाद से लेकर बांदा तक 2-3 बार आए। कभी ना नहीं किया, कभी कोई बहाना नहीं बनाया कि व्यस्त हैं, केवल यह कि हम उन्हें सम्मान के साथ, प्यार के साथ बुला रहे हैं। और कवि के रूप में और मनुष्य के रूप में, दोनों रूप में बड़े तो थे ही वो, जिसका बहुत सारा विवरण फिर आज की इस बातचीत में और यहाँ के बाहर भी बहुत सारे मंचों पर और सोशल मीडिया में ढेर सारी जो टिप्पणियां लिखी गई हैं उनमें दिखाई देता है। मैं केवल 2 चीजें पढ़ूंगा उनके बारे में। एक तो उन पर बहुत सारी कविताएं अभी उनके निधन के बाद, नरेश सक्सेना से लेकर जो खुद पुत्र शोक के शिकार हो गए हैं 2 दिन पहले, और अदनान काफिल दरवेश तक कई कविताएं लिखी हैं लोगों ने उन पर। लेकिन उन पर एक कविता उनके जीवित रहते, उनके मित्रों में सबसे प्रिय मित्र या प्रिय मित्रों में से एक वीरेन डंगवाल, जो वे भी इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक कविता है, उनको संबोधित है मंगलेश को एक चिट्ठी, जिस कविता का शीर्षक है रात गाड़ी। मैं इसी कविता से और मंगलेश डबराल के कथन से उनको, उन्हीं की बात से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। यह कविता मंगलेश जी को भी बहुत प्रिय थी और वीरेन जी की तो प्रियतम कविताओं में थी और हम पाठकों को भी बहुत प्रिय है। रात गाड़ी, मंगलेश को एक चिट्ठी। रात चूं चर मर जाती है, ऐसी गाड़ी में भला नींद कहीं आती है। इस कदर तेज वक्त की रफ्तार और ये सुस्त जिंदगी का चलन। अब तो डब्बे भी 5 एसी के, 5 में ठुसा हुआ बाकी वतन। आत्मग्रस्त छिछलापन ही जैसे रह आया जीवन में शेष। प्यारे मंगलेश, अपन लोग फंसे रहे ची 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 टुटपुट में जीवन की, भीषणतम मुश्किल में दीन और देश। लोगों के दुख तनिक कम न हुए, बढ़े और बढ़े और प्यास लगी होने पर एक गिलास शीतल जल भी
प्यार सहित पाना आसान नहीं। बेगाने हुए सुजन, कोमलता अगर कहीं दिख गई आंखों में, चेहरे पर पीछे लग जाते हैं कई कई गिद्ध और सियार। बिस्कुट खिलाकर लूट लेने वाले ठग और बटमार, माया ने धरे कोटि रूप, अपना ही मुल्क हुआ जाता परदेश। प्यारे मंगलेश, रात विकट, विकट रात, विकट रात, दिन शिराजा, शाम रुलाई फूटने से ठीक पहले का लंबा पल, सुबह भूख की चौंध में खुलती नींद, दांत सबसे विचित्र हड्डी, तैश में लगातार फ्लैट से बालकनी से, फ्लैट तैश में लगातार फ्लैट की बालकनी से झांकता छोटी नस्ल का व्यक्तित्वहीन कुत्ता, टेलीविजन, अखबार, भाषा की खुजाती हुई बड़ी आंख, विश्वविद्यालय, बेरोजगारों के बीमार कारखाने, गुंडों के मेले राजधानियां, कलावा बांधे गदगद खलविरूषक, सोने के मुकुट पहनते उतरवा रहे हैं फोटो। प्राथमिक शाला के प्रांगण में नाच रहा है विभोर विश्व बैंक का कार्याधिकारी, बावर्दी बेवर्दी हत्यारे रौंद रहे गांव गांव नगर नगर, एक प्रेतीला सी जैसे चलती रहती है लगातार। दिल को मुट्ठी में भींचे घसीटता लेता चला आता है कोई, बिना देखे पार कर जाता हूं उन नवेली गाड़ियों का खतरनाक शाय शाय ट्रैफिक। जा पहुंचता हक्का बक्का कर देने वाले मगर बंजर सभागार में, जहां छत से लगातार बरसती रेत और गिट्टियां, उधर मेरे अपने लोग, बेघर बेदाना बेपानी बिना काम मेरे लोग, चिंदियों की तरह उड़े चले जा रहे हर ठौर अपने देश की हवा में। फिलहाल श्रवण सीमा से आगे इसीलिए अश्रव्य है उनका क्षुब्ध हाहाकार, घनीभूत और सुसंगठित होनी है उनकी वेदना भी। सुरती ठोंकता हुआ कर रहा हूं मैं प्रागैतिहासिक रात के बीतने का यही इंतजार। फिलहाल तो यही हाल है मंगलेश, भीषणतम मुश्किल में दीन और देश, संशय खुसरों की बातों में, खुसरों की आंखों में डर है, इसी रात में अपना घर है। यह तो बीरेन डंगवाल की कविता थी जो मंगलेश जी को संबोधित थी। मैं मंगलेश जी से ललित मिथिलेश श्रीवास्तव ने 2 सवाल किए हैं। एक इंटरव्यू का कई सवाल है, उसमें से 2 सवालों का उनका छोटा छोटा उत्तर पढ़ के प्रतिबद्धता के बारे में और आज की कविता के संकट के बारे में अपनी बात पूरी करूंगा। छोटे छोटे उत्तर हैं। प्रश्न है, कविता और प्रतिबद्धता के बारे में आप क्या सोचते हैं? मंगलेश अब्राल कह रहे हैं, मेरे विचार से अच्छी कविता प्रतिबद्ध ही होती है। जो कविता किसी भी तरह के अन्याय और अमानवीयता का विरोध करती है वह प्रतिबद्ध कविता है। प्रतिबद्धता की परिभाषा को व्यापक करने की जरूरत है। हिंदी कविता के विश्लेषण में विभिन्न विचार सरणियों में परिभाषाएं बहुत सक्रिय बना दी गई हैं। मैं मानता हूं कि मार्क्सवाद से ज्यादा मानवीय विचारधारा कोई नहीं है। भले ही यह कहा जाने लगा है हम विचारधाराओं की समाप्ति के युग में आ गए हैं, लेकिन विचारधाराओं का अंत होता ही नहीं है। फाशीवादी सत्ताओं का अंत कई बार हुआ और उस विचार का तो अंत नहीं हुआ। मार्क्सवाद में मनुष्य और समाज की जो परिकल्पना या यूटोपिया है वह इतनी ज्यादा मानवीय और व्यापक है कि नष्ट हो नहीं सकती। मार्क्सवाद के नाम पर जो सरणियां और सांचे बनाए गए हैं उनमें कभी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि उन्हें मार्क्सवाद की अपनी समझ के आधार पर हमने बनाया है। जर्मन आलोचक वाल्टर बेंजामिन ने ब्रेस्ट के बारे में कहा था कि ब्रेस्ट की विशेषता मार्क्सवादी होने से ज्यादा इस बात में है कि वे हर बार हर रचना के साथ मार्क्सवाद का आविष्कार करते हैं। दूसरा सवाल है, आज की कविता के सामने क्या संकट है? मंगलेश जी का जवाब है, एक स्तर पर लगता है कि किसी संकट के न होने का ही संकट है। अक्सर अच्छी कविता लिखी जा रही है, यह भी कहा जाता है कि इसे विश्व कविता के समक्ष रख सकते हैं, परंतु कुल मिलाकर जिसे सामान्य रूप से अच्छी कविता कहा जा रहा है वही मुझे संकट का कारण लगती है। अक्सर कविताएं एक रूप है, एक जैसे अनुभव, एक ही निष्कर्षों पर पहुंचने वाली कविताएं। यह हमारी कविता का बहुत बड़ा संकट है। समकालीन कविता का ग्राफ एकदम समतल है, जबकि इसे काफी टेढ़ा मेढ़ा ऊंचाइयों और गहराइयों के साथ होना चाहिए था। आज की कविता अपने आप को लांघ नहीं पा रही है। ज्यादातर साफ सुथरी
तराशी हुई स्वीकार्य किस्म की कविताएं मिलती हैं। वे फिनिश्ड उत्पाद के रूप में सामने आ रही हैं, जबकि एक बड़ी कविता में वह अंतर संघर्ष भी व्यक्त होना चाहिए जो अनुभव और उसे कविता में व्यक्त करने के बीच रहता है। एक संकट यह भी दिखाई देता है कि कविता या पूरे साहित्य का विपक्ष धर्मी मूल्य कम हो गया है। एक समय हिंदी कविता स्थायी विपक्ष की कविता थी। सत्ता, अमानवीयता, क्रूरता, अत्याचार, सांप्रदायिकता और पतनशीलता का विरोध और मनुष्य का संघर्ष कविता में बने रहना चाहिए, क्योंकि यही कविता की नैतिक शक्ति है। मुझे लगता है कि कविता से जिस नैतिक शक्ति की उम्मीद करते थे वह उनकी कविताओं में उनके पहले संग्रह से लेकर और उनके आखिरी संग्रह तक मौजूद है। अभी सुबह बात हो रही थी अमिताभ राय से, तो बता रहे थे कि सेतु प्रकाशन ने उनके 6 संग्रह, 6वां संग्रह तो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित है ही, लेकिन 6 संग्रह एक जिल्द में उनकी मंगलेश जी के रहते, जीवित रहते लाने की योजना थी, जो पूरा भी हो गया है और जल्दी ही वो उसे रिलीज करेंगे। जब यह सब कुछ थोड़ा हमारा शौक थोड़ा सुस्थिर हो जाएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि फिर इस मंच से, और दूसरे मंच भी करेंगे ही, हम लोग भी इस मंच से मंगलेश जी पर एक सुव्यवस्थित बातचीत करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, उनकी कविताओं को याद करेंगे। आप सब लोग जुड़े, आदरणीय विनोद जी, विमेश भाई, वसंत भाई, विवेक ने इसका संयोजन किया, मृत्युंजय, मैं सबके प्रति इस मंच की ओर से और अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं और आप सबके स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए मंगलेश जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद।